नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के क्रम में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा में ही वर्चुअल रैली की। और इस दौरान ही पीएम मोदी ने कहा कि मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में मेरा पहला दौरा मेरठ का ही हुआ था। उस दिन मौसम खराब था, इसलिए मुझे सड़क मार्ग से आना पड़ा था, लेकिन मेरठ एक्सप्रेसवे की वजह से मैं 1 घंटे से भी कम समय में दिल्ली से मेरठ पहुंच गया था। पीएम ने कहा कि मेरठ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने का सौभाग्य देशवासियों की मुझे दिया था और इस बात का ये भी सबूत है कि भाजपा की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, जो काम शुरू करती है उसे पूरा करके दिखाती है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि की पहचान को बनाए रखने के लिए है और ये चुनाव हिस्ट्री शीटर को बाहर रखने के लिए है, नई हिस्ट्री शीटर बनाने के लिए है। और इसके साथ ही मुझे खुशी है कि यूपी के लोगों ने ये मन बना लिया है कि दंगाइयों और माफियाओं को पर्दे के पीछे ही रहकर प्रदेश की सत्ता हथियाने नहीं देंगे। वहीं लेकिन नौजवानों, हम आपके लिए भर्ती और रोजगार दादरी थाने में ही आचार संहिता उल्लंघन में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में अखिलेश के साथ ही रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी का भी नाम है। गुरुवार को ही अखिलेश और जयंत अपनी रथ यात्रा के साथ ही यहां पहुंचे हुए थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर ही इस दौरान पटाखे भी फोड़े गए। अधिकारियों की माने तो अखिलेश और जयंत का काफिला रात करीब 10 बजे टीएनटी पहुंचा था और इस दौरान ही भीड़ के कारण कोविड नियमों का उल्लंघन किया गया और यहां रात्रिकालीन कर्फ्यू भी लागू है। इसके साथ ही धारा 144 के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है। अखिलेश जयंत के साथ ही यहां से प्रत्याशी राजकुमार राय को भी नामजद करीब 3 दिन से ही 400 अज्ञात लोगों को एफआईआर में शामिल किया गया है। और इसके साथ ही बता दें कि आपको बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन से रात 8 बजे ही तक का ही परमिशन मिला था और जिला प्रशासन के ही डोर टू डोर प्रचार की इजाजत ली गई थी, लेकिन इसके बाद भी रथ यात्रा और भारी भीड़ का जमावड़ा किया गया। साथ ही इस दौरान अखिलेश सीएम योगी और बीजेपी सरकार पर जमकर कटाक्ष करते हुए भी नजर आए। लेकिन नौजवानों, हम आपके लिए भर्ती और रोजगार और नौकरी निकालना चाहते हैं। कितनी तकलीफ और परेशानी में नौजवान हैं। पढ़ लिख ले, डिग्री हासिल कर ले, मेहनत कर ले, रात दिन जाग ले, और अगर परीक्षा देने जा रहा तो बताओ परीक्षा रद्द हो रही है कि नहीं हो रही। परीक्षा रद्द हो जाए, पेपर का पता ही नहीं लगे, पेपर आउट हो जाए। ये पहली सरकार है जिसमें इतने बड़े पैमाने पर नौकरियों की परीक्षा रद्द हुई है, पेपर आउट हुए हैं। और अगर किसी ने पेपर आउट और परीक्षा रद्द की है तो ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने जानबूझ करके परीक्षा नहीं होने दी और इसलिए परीक्षा नहीं होने दी। चलिए बढ़ते हैं आगे। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में ही नामांकन दाखिल किया। वहीं नामांकन से पहले सीएम योगी ने ही आज गोरखपुर नाथ मंदिर के ही पहुंचकर पूजा हवन भी किया है। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में ही पहले रुद्राभिषेक किया, फिर हवन पूजन किया। और साथ ही आपको बताते चले कि सीएम योगी ने ही गोरखनाथ मंदिर की पहली मंजिल पर मौजूद शक्ति मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद सीएम योगी ने ही गुरु गोरखनाथ पूजा कर ब्राह्लीन महंत दिग्विजयनाथ और ब्राह्लीन महंत अवघनाथ की प्रतिमा के सामने भी नतमस्तक होकर ही आशीर्वाद लिया। सीएम योगी ने पूरे विधि विधान के साथ ही पूजन किया है। और बताते चले आपको कि आज नामांकन के दौरान सीएम योगी के साथ अमित शाह भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले सीएम योगी और अमित शाह ने ही कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और यूपी में विकास का रिपोर्ट कार्ड भी साझा किया। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नामांकन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, पार्टी के ही प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूदगी में ही एक जनसभा को भी संबोधित करने के लिए पहुंचे थे।
वहीं ओवैसी पर गोली चलने की घटना से यूपी का चुनावी पारा और गर्मा गया है। ओवैसी समेत ही उनकी पार्टी को बीजेपी की लखनऊ से लेकर दिल्ली सरकार तक को घेरने का मौका मिल गया है। आज ओवैसी खुद इस मुद्दे को लोकसभा में उठाएंगे। वहीं पुलिस ने फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों सचिन और शुभम को पकड़ लिया है। ओवैसी की पार्टी के सांसद ने भी अपने अध्यक्ष पर हमले की घटना को गंभीर बताते हुए इसे लोकसभा में उठाया। औरंगाबाद से ही सांसद सैयद इम्तियाज जलील ने कहा है कि ओवैसी साहब की कार पर गोलीबारी की गई और इससे पहले उनके आवास पर हमला किया गया था, वो सुरक्षित है। हमारे राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की हरकत ठीक नहीं है। जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कल ओवैसी आपको बता दें कि यूपी के ही मेरठ में डोर टू डोर कैंपेन कर अपना प्रचार खत्म कर दिल्ली की ओर लौट रहे थे। ओवैसी का काफिला दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के रास्ते चल रहा था। करीब 45 मिनट बाद ओवैसी के काफिले पर फायरिंग हुई। फायरिंग की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। ओवैसी ने ही हमले के बाद एक निजी चैनल से विशेष बातचीत की और जहां उन्होंने अपने ऊपर हमले को लेकर ही अपनी प्रतिक्रिया भी सामने रखी है। आपको बता दें कि ओवैसी ने ही कहा कि मैंने अपना राजनीतिक करियर 1994 से ही शुरू किया है और अब मैंने किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं ली है। मुझे ये पसंद नहीं है। मेरी जान की हिफाजत करना ही सरकार की जिम्मेदारी है। मैं भविष्य में भी कभी सुरक्षा नहीं लूंगा। जब मेरा वक्त आएगा तब चला जाऊंगा। और इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि चुनाव आयोग से मैं कहना चाहूंगा कि इस मामले में ही पीछे जरूर मास्टरमाइंड जरूर है और कुछ दिन पहले ही प्रयागराज में धर्म संसद में ही मेरी जान लेने की बात कही गई थी और जो ऑन रिकॉर्ड है और उसे भी देखा जाना चाहिए। साथ ही ओवैसी ने हमलावरों की जानकारी देते हुए बताया कि लाल और सफेद कलर के जैकेट में 2 हमलावर थे। लाल कलर के जैकेट पहने हमलावर के पैर पर गाड़ी का टायर चढ़ा तो वो सफेद जैकेट पहने हमलावर ने दोनों फॉर्च्यूनर पर ही दोबारा फायरिंग की और उन्होंने कहा कि मेरे पास हैदराबाद में ही लाइसेंसी पिस्टल है। हमलावरों ने जिस पिस्टल से फायरिंग की उसकी आवाज सुनकर मैं यकीनन कह सकता हूं कि हमलावरों के पास मौजूद हथियार कंट्री मेड नहीं बल्कि 9mm पिस्टल या फिर कुछ और था। और इस तरह के लोगों यानी कि हमलावरों को भारत में खुली छूट मिली हुई है। ये गंभीर मामला है। बहरहाल आज ओवैसी के समर्थक इस हमले के विरोध में ही शांतिपूर्वक प्रदर्शन का आह्वान कर चुके थे। वहीं समाजवादी पार्टी छोड़कर आने वाली अपर्णा बिष्ट यादव को ही बीजेपी ने चुनाव प्रचार में उतार दिया है। राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी में उन्होंने चुनाव प्रचार किया और इस दौरान ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनके ससुर और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया, उसी तरह आप सब बीजेपी को आशीर्वाद दीजिए जिससे प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बन सके। अपर्णा यादव ने बाराबंकी जिले में सदर विधानसभा प्रत्याशी अरविंद मौर्य के नामांकन से पहले 2 सभाओं को संबोधित किया और जनसभा की। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जनसभा में अपर्णा यादव ने कहा कि जिस तरह से नेताजी मुलायम सिंह यादव ने पीएम मोदी को ही आशीर्वाद दिया, उसके बाद एक बार फिर देश में ही मोदी सरकार बनी, उसी तरह से आप सब भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए जिससे कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बन सके। एक दूसरी जनसभा में अपर्णा यादव ने कहा कि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश का सबसे ज्यादा विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जिसने देश में संस्कारों को दोबारा जीवित किया है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि आप सभी भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा समर्थन दें और सरकार बनवाएं। अपर्णा यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामों की सराहना करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनता को फ्री वैक्सीन की सुविधा दी है, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से एक साधक का जीवन जीकर प्रदेश की जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, उस तरह से देश में कोई भी नेता काम नहीं करता। ओवैसी पर हमले के दोनों आरोपी सचिन पंडित और शुभम को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक हमले का आरोपी सचिन पंडित ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना का रहने वाला बताया जा रहा है और दुरियाई गांव के ही रहने वाले सचिन के पिता विनोद पंडित प्राइवेट कंपनी में ही ठेकेदार है। सचिन लॉ का स्टूडेंट बताया जा रहा है।
आरोपी ने बीजेपी के ही सदस्यता ग्रहण की हुई थी और जिसकी जो स्लिप थी वो सचिन ने ही सोशल मीडिया पर डाला हुआ है। सचिन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, सांसद महेश शर्मा सहित कई बीजेपी के जो कई साथ वायरल हो रही है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि वहीं दूसरा आरोपी शुभम सहारनपुर का रहने वाला है। शुभम 10वीं पास है, वो खेती करता है। पुलिस की अब तक की जांच में ही शुभम का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। पूछताछ में शुभम और सचिन ने बताया है कि ये दोनों ओवैसी उनके छोटे भाई के बयानों से बेहद नाराज थे। फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया पर ये ओवैसी भाइयों के बयानों से बेहद नाराज थे और फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया पर ये ओवैसी भाइयों के भाषण सुनते थे और उनसे बेहद नफरत करते थे। दोनों के पास से ही कंट्री मेड मुंगेर टाइप पिस्टल बरामद हुई है और इन्होंने हाल ही में किसी से खरीदा था और 1-2 लोगों के नाम सामने आए हैं जिनमें से इन्होंने हथियार खरीदे हैं। उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। ओवैसी पर गुरुवार को मेरठ से दिल्ली आते समय छिंजासी टोल गेट पर ही जानलेवा हमला किया गया। हमलावरों की तरफ से ही चलाई गई गोलियां उनकी कार पर लगी और ओवैसी बाल बाल बच गए। इसके बाद केंद्र सरकार ने ओवैसी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया करा दी है। इस वारदात में ही शामिल 2 आरोपियों गौतम बुद्ध नगर के सचिन और देवबंद सहारनपुर निवासी शुभम को हापुड़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि सचिन ओवैसी और उनकी पार्टी के नेताओं के भाषणों को लेकर नाराज था, इसलिए पिछले कई दिनों से ओवैसी पर हमले की प्लानिंग कर रहा था। ये दोनों मेरठ में ही ओवैसी की सभा में भी मौजूद थे और एक आरोपी की बीजेपी नेताओं के साथ फोटो भी वायरल हो रही है। तो वहीं हमले के बाद से ओवैसी ने फिर से हुंकार भरी है और कहा है कि फिर करूंगा चुनावी प्रचार, ऐसे हमले मुझे नहीं रोक सकते। और साथ ही ओवैसी ने भी लोकसभा स्पीकर से भी मुलाकात की और गोली वाली घटना की जानकारी दी। और हालांकि हमले के बाद से ही ओवैसी ने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि ना डरने वाला हूं, ना सिक्योरिटी लेने वाला हूं, अपना चुनाव प्रचार जारी रखूंगा। अगर किसी माई के लाल में दम है तो मार के दिखाए मुझे। वहीं यूपी चुनाव में अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए निकले अखिलेश जयंत का सामना कांग्रेस की प्रियंका गांधी से हुआ तो समर्थकों ने वोटिंग शुरू कर दी। एक छोर पर सपा और रालोद के समर्थक थे तो दूसरी ओर कांग्रेस के दोनों नेताओं ने एक दूसरे को जीत की बधाई भी दी है। इसका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। दरअसल बुलंदशहर में ही सपा और कांग्रेस के नेता मौजूद थे। सभी अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने की अपील कर रहे थे। गुरुवार की देर शाम को ही समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और रालोद नेता जयंत चौधरी अपने समर्थकों के साथ शहर की सड़कों पर वोट मांगने निकले थे। इसी दौरान कांग्रेस के समर्थक प्रियंका गांधी के साथ ही पहुंचे और इसके साथ ही आपको बता दें कि बुलंदशहर पहुंची प्रियंका गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए घर घर जाकर वोट मांगे। प्रियंका ने डोर टू डोर प्रचार के दौरान ही कहा कि चुनाव सार्वजनिक प्रासंगिकता, विकास के मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए, न कि सांप्रदायिकता या जाति पर। लोग जानना चाहते हैं कि उनके लिए क्या किया गया है, चाहे वो सड़कों के बारे में हो या स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के बारे में हो। इस दौरान वो बुलंदशहर बलात्कार पीड़ित महिला के परिवार वालों से भी मिली और उन्होंने कहा कि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। पीड़ित परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है। परिजन कह रहे हैं कि सामूहिक दुष्कर्म हुआ है लेकिन पुलिस कोई ध्यान नहीं दे रही है और हमने परिवार को आश्वासन दिया है कि उन्हें न्याय सुनिश्चित करेंगे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के कविनगर इलाके से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। यहाँ 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। दरअसल एक घर में ही सिलेंडर से कमरे में आग लग गई थी और इसके बाद से ही दम घुटने से 2 बहनों की मौत हो गई। हादसे के बाद घर के लोग बाहर आ गए। आग बढ़ती गई, अंदर दोनों लड़कियों को अपनी चपेट में ले लिया। दरअसल पीड़ित शख्स ब्रजेश अपने परिवार के साथ ही शताब्दीपुरम इलाके में किराए का मकान लेकर काफी समय से रह रहा था। उनके घर में ही उनकी पत्नी और 6 बच्चियां साथ में रहा करती थी। शाम को ममता और रचना गैस पर खाना बना रही थी और इसी दौरान गैस लीकेज हुई और आग लग गई। आग लगने से सिलेंडर पूरे कमरे में घूमने लगा और आनन फानन में ही रचना और ममता ने बच्चों को कमरे से बाहर निकालने का काम किया। इसी दौरान एक कमरे में फैल गई
आग और इसके बाद ही आग की चपेट में ब्रजेश की बच्ची 4 साल की रूबी और 5 साल की रानी आ गए और तब तक दोनों को अस्पताल पहुंचाया जाता दोनों की मौत हो चुकी थी। दरअसल ब्रजेश और ममता की 6 बेटियां हैं और इनमें से 4 बेटियां मुस्कान, मनीषा, अंशिका और लक्ष्मी तो घर से बाहर आ गई थी, लेकिन रानी और रूबी छोटी थी और घर के अंदर सो रही थी और घर के अंदर फंस गई, लिहाजा दम घुटने से उनकी मौत हो गई।